तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट हम लोग थे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंशिएट कर दिया था न्यूक्लियस के आधार पे। अब हम लोग जानते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कभी भी आपसे कोई भी पूछ सकता है। जस्ट लाइक स्मॉलेस्ट सेल एग्जिस्ट या फाउंड इज माइकोप्लाज्मा, जिसको हम लोग पीपीएल भी कहते हैं। ये कितना बड़ा है? 0.3 माइक्रोमीटर। या एक चीज लिख दे रहा हूं, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। ये याद कर लेना। माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में कभी भी कंफ्यूज मत होना। नैनोमीटर का साइन होता है nm, इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -9 मीटर, और ये है -6 मीटर। ये म्यू है, इसको म्यू साइन कहते हैं हम लोग। ऐसा होता है, म्यू साइन। तो स्मॉलेस्ट सेल फाउंड is mycoplasma PPLO. Now the largest cell found is ostrich egg. Ostrich egg हम सब लोग जानते हैं। ऑस्ट्रिच क्या होता है? लंबी गर्दन वाली चिड़िया। ऑस्ट्रिच एग का साइज है 13 to 15 सेंटीमीटर। अच्छा खासा साइज होता है। अब हम लोग आते हैं लार्जेस्ट प्लांट सेल। लार्जेस्ट प्लांट सेल है हम लोग का एसिटाबुलेरिया। ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ है, याद कर सकते हैं। एसिटाबुलेरिया लार्जेस्ट प्लांट सेल है, 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। अब जानते हैं स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाला सबसे छोटा सेल। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल है स्पर्म सेल। इसका लेंथ होता है 4 मिलीमीटर, बहुत छोटा होता है। यही जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है फर्स्ट पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में, सेकंड पेरेंट में, जैसे उसी के फ्यूजन से बनता है हम लोग का ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा। ये हो गए हम लोग के इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक और डिस्कवरी हम लोग जान लें। डिस्कवरी ऑफ गोल्गी अपैरेटस, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है गोल्गी अपैरेटस। ये किया था कैमिलो गोल्गी ने। कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी। कब किया था? 1898 में इन्होंने गोल्गी अपैरेटस का खोज किया। ये हो गए हम लोग के इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, याद कर लेना जरूरी है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले क्लास में मैंने नहीं दिखाया था, वो है यूकैरियोटिक सेल का साइजेस। कितने से कितने साइज होते हैं? प्रोकैरियोटिक हम लोग जान चुके थे 0.5 to 5 नैनोमीटर। यूकैरियोटिक का जानते हैं। साइज ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। 10 to 100 माइक्रोमीटर्स के बीच होता है। इससे हम लोग को ये तो पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स बेसिकली छोटे होते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लास्ट लेक्चर में मैं नहीं लिखवा पाया था, अभी मैं लिखवाऊंगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स बेसिकली छोटे होते हैं यूकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में, ये हम लोग जान चुके हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास 3 लेयर आउटर मेम्ब्रेन होता है, मतलब सेल के बाहर पाए जाने वाला जो मेम्ब्रेन है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है वो 3 लेयर्ड होता है। 3 लेयर्ड आउटर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट। सेकेंड पॉइंट है इनके पास जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में कम होता है, जेनेटिक मटेरियल इनके पास कम होता है, तो हम लिख सकते हैं लेस जेनेटिक मटेरियल। प्रेजेंट। ये हो गया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी, इसीलिए जब वो ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल इतनी जल्दी डिवाइड करता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग का थर्ड पॉइंट हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स ग्रो रैपिडली। ये रैपिडली ग्रो करते हैं, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं ये सेल्स। क्यों ये सेल्स ग्रो करते हैं इतना फास्ट? इसका एक रीजन हो सकता है क्योंकि ये छोटे बहुत हैं, ये बहुत छोटे हैं इसलिए जल्दी ग्रो कर पाते हैं। तो अब देखिए, जान लिया हम लोगों ने जो ये फैक्ट्स थे, अब फिगर जानते कि दिखता कैसा है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल कुछ इस टाइप का दिखता है, बैक्टीरिया जैसा, क्योंकि ये बैक्टीरिया ही होते हैं ज्यादातर। बैक्टीरियल सेल्स तो प्रोकैरियोटिक सेल्स इस टाइप का दिखता है। बीच में ये डेंस स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। इसी को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसी को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, या प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस, क्योंकि इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ को अलग नाम दे दिया गया है न्यूक्लियोइड। एक बात हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते, इनके पास एक ही मेम्ब्रेन होता है या मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, वो होता है इनके सेल के बाहर। अब सेल की बाहर का बात करें तो यहाँ देख रहे हो 3 लेयर्स है, एक रेड से, एक ब्लैक से, एक ब्लू से। जैसा मैंने कहा था इनके पास 3 लेयर आउटर मेम्ब्रेन होता है मोस्ट ऑफ। ये सबसे बाहर के लेयर को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये बुक में नहीं लिखा है पर जान लो, अच्छा है। ये ब्लैक वाला लेयर, ये दिखाने के लिए, कलर ऐसा होता नहीं है, देखेंगे तो इस जैसा कोई स्ट्रक्चर दिखेगा। ये ब्लैक वाला जो है इसको हमने सेल वॉल बोला है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन जो ब्लू कलर से है, और अंदर में साइटोप्लाज्म। अब ये पूंछ जैसी चीज क्या है? पूंछ जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम लोग फ्लैजिलम कहते हैं। सिंगुलर अगर एक दिखेगा तो फ्लैजिलम, LUM, और अगर प्लूरल है या बहुत सारे फ्लैजिलम है तो उसको हम लोग फ्लैजिला कहेंगे, LA। फ्लैजिल में हम लोग LA लगा देंगे, फ्लैजिला प्लूरल फॉर्म है और फ्लैजिलम सिंगुलर फॉर्म है। ये जो पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है फ्लैजिलम, ये क्या करता है? ये मूवमेंट या लोकोमोशन में मदद करता है, सेल के मूवमेंट में मदद करता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, इन्हें हमें हमारे बॉडी के अंदर आने के बाद अगर ये मूव नहीं करेंगे तो ये होस्ट सेल तक जा कैसे पाएंगे? होस्ट सेल वो सेल जो इन्हें फूड या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, वहां तक ये जा नहीं पाएंगे, इसीलिए इनके पास फ्लैजिलम होता है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर है,
इस स्ट्रक्चर को हम लोग मीजोसोम कहते हैं। ये मीजोसोम है। ये तो ग्लाइकोकाइलिस मीजोसोम के बारे में बुक में दिया नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ। इसे मीजोसोम कहते हैं। इसका काम यही है, ये सेल डिवीजन में मदद करता है। प्रोकैरियोटिक सेल के सेल डिवीजन में मीजोसोम मदद करता है। ये कैसे बना होता है? ये अंदर की तरफ बना होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इनसाइड ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देख रहे हो, सेल मेम्ब्रेन से ही ये बन के अंदर की तरफ हुआ हुआ है। जब सेल डिवीजन की वक्त आता है तो ये न्यूक्लियस को डिवाइड कर देता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन, सेल डिवीजन हो जाता है। तो ये था हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के कितने सारे शेप्स होते हैं, या कह सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल के कितने सारे शेप्स होते हैं। तो ये 4 तरह के शेप्स होते हैं। रॉड शेप, स्पाइरल, स्फेरिकल एंड कोमा शेप। कोमा शेप क्या है? कॉमा लगाते हो ना इंग्लिश में, जब हम लोग लिखते रहते हैं किसी चीज को अलग करना था, कॉमा जो लगाते हैं ना, वैसा ही इस टाइप का शेप होता है इनका। इस टाइप के भी बैक्टीरिया होते हैं, देखो कितना अजीब सा शेप है, ये भी पाए जाते हैं। तो ऐसे शेप हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि अगर कोई बैक्टीरिया है तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। इसके लिए साइंटिफिक टर्म दिया गया है, जैसे रॉड शेप के लिए, स्पाइरल शेप के लिए, स्फेरिकल के लिए एंड कोमा के लिए अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। इसीलिए जब बैक्टीरिया का हम लोग नाम रखते हैं तो इन टर्म्स का यूज किया जाता है उनके शेप को डिफाइन करने के लिए। तो ये टर्म्स क्या है? रॉड शेप्ड के लिए यूज किया जाता है बैसिलस टर्म, बैसिलस। स्पाइरल के लिए यूज किया जाता है स्पिरिलम, एंड स्फेरिकल मतलब गोल के लिए यूज किया जाता है कोकस, एंड कोमा शेप्ड के लिए यूज किया जाता है विब्रियो। राइट इट, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ एग्जांपल जाएंगे बैक्टीरियाज के। जैसे कोलेरा बीमारी का नाम सुना है तुम लोगों ने? कोलेरा, गंदा पानी पीने से हो जाता है। कोलेरा के बैक्टीरिया का जो नाम है वो है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा, ये कैसा दिखेगा? विब्रियो का यूज कर दिया। अब कोई भी आदमी इस टर्म को सुन के कह सकता है जरूर वो कोमा शेप ही होगा, विब्रियो कोलेरा। अब दही बनाने में जो बैक्टीरिया का यूज होता है, जिससे दही बनता है, उसको हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस। देखो लैक्टोबैसिलस, इससे हम क्या समझे? देखो मैंने फिर बताया था बायोलॉजी में हर चीज का मतलब है, इसलिए लैक्टो का मतलब यहाँ पे लैक्टिक एसिड से, एसिड, एंड बैसिलस यानी रॉड शेप। ये रॉड शेप बैक्टीरिया से जो लैक्टिक एसिड का यूज करके दही को जमा देते हैं, समझ गए? आई होप मजा आ रहा होगा पढ़ाई करने में। अगर हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं, हर चीज को डिफाइन करके, तो समझ में आना ही है। प्रोकैरियोटिक सेल आपके बुक में इससे ज्यादा नहीं दिया है। आप लोग को पढ़ना है यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप लोग को इसीलिए पढ़ना है क्योंकि उनमें ज्यादा ऑर्गेनल्स होते हैं, ज्यादा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसीलिए बुक में दिया हुआ है आप लोगों को। एडवांस में जब हम लोग जाते हैं 11th में, तब हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में भी एडवांस में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। सेल, अभी तक हम लोग जान गए कि प्रोकैरियोटिक कैसा होता है, यूकैरियोटिक कैसा होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर हमें ये नहीं पता कि
वो दिखते कैसे हैं और उनके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर मैं अभी बना देता हूँ जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि यूकैरियोटिक सेल्स कैसे दिखते हैं। तो चलिए, ये है यूकैरियोटिक सेल का फिगर या स्ट्रक्चर। ऐसा दिखता है यूकैरियोटिक सेल, जो पाए जाते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में एंड अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रुप कॉल्ड प्रोटिस्टा, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहां देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल का, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल से। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं और सारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बॉन्ड हैं एक्सेप्ट राइबोसोम्स को छोड़ के, सॉरी राइबोसोम्स को छोड़ के। ये राइबोसोम्स जो हैं इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। और हम एक एक स्पेसिफिक फंक्शन पढ़ेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नेम्स जब हमारे सामने आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, ये कैसे कहाँ पाया जाता है, ये कैसा दिखता है। तो उससे पहले स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। यहाँ पे मैंने डिनोट किया है लाइसोसोम को। इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा आप लोगों को प्लीज बना लेना पॉज करके, जरूरत है, आपके बुक में भी दिया है। ये आ गया हम लोग का वैक्यूल, आई एम सॉरी प्लास्टिड, ये हम लोग का प्लास्टिड हो गया। और बीच में ही हम कोई वैक्यूल्स भी बना लेते हैं, इनके पास वैक्यूल भी होते हैं। अब प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक है, पर दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ा मॉडिफाई करके हम प्लांट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पर उससे पहले ये जानना जरूरी है। बीच में हम देख रहे हैं न्यूक्लियस, ये हम लोग का न्यूक्लियस है। ये देख रहे हो कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। यहाँ ये इनर मेम्ब्रेन, ये हुआ हम लोग का आउटर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियस के पास। और ये जो ब्लू कलर का मैंने डिनोट किया है, ये हम लोग का न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा कंपार्टमेंट पाया जाता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। रेड कलर से जो डिनोटेड है, ये हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। बाकी बेसिक कंपोनेंट्स में सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हो गया हम लोग का। अब ये चैनल टाइप का या कह सकते हो एक ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर से, जिसको मैं डिनोट किया है। ये न्यूक्लियस के पास है या न्यूक्लियस से ज्वाइन किया हुआ है, जुटा हुआ है न्यूक्लियस से। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग ईआर देखते हैं, कभी भी हम लोग अगर एग्जाम भी दे रहे हैं ऐसे तो हम ईआर लिख सकते हैं, पर इसका मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। दोनों तरफ तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हो, पर तुमने यहां देखा कि यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ब्लू ब्लू राइबोसोम्स हैं। यहां पे चिपके हुए नहीं, कुछ भी नहीं चिपका है यहाँ पे, पर यहाँ चिपका हुआ है। दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर यहाँ चिपका हुआ है, यहाँ नहीं चिपका हुआ है। जहां पे राइबोसोम चिपके रहते हैं उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, RER। कुछ नहीं करना है, ER में एक RER, और जहां नहीं है उसको हम लोग SER कह सकते हैं। यहाँ पे S का मतलब होता है स्मूथ, और यहाँ होता है मतलब RER का रफ। देख रहे हो कोई भी चीज अगर यहाँ पे अगर राइबोसोम आ गया रास्ते में तो इसका ये स्मूथनेस खत्म हो गया ना, स्मूथनेस खत्म हो गया, इसीलिए हम लोग इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्पेलिंग ये है। अब इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर थोड़ा अलग यहाँ पे भी हम लोग को दिख रहा है, इसको मैंने ब्लैक कलर से डिनोट किया है। ये स्ट्रक्चर क्या है, इसी के बारे में भी मैंने डिस्कवरी बताया था, गोल्गी एपैरेटस।
अगर अपैरेटस याद नहीं हो रहा तो सिर्फ गोल्गी बॉडीज भी कह सकते हो, गोल्गी बॉडीज। सभी के फंक्शंस हम लोग जानेंगे, फिलहाल इतने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनल है जिसके बिना सेल फंक्शन नहीं कर सकता, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, वो है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो देख रहे हो ब्लैक कलर का मेम्ब्रेन, उसके अंदर ब्लू फॉर्म्स हैं, उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब एक और बात, यहां मैंने लिखा है माइटोकॉन्ड्रियन, आ नहीं लिखा है, ए नहीं लिखा है, मैंने ए के बदले ऑन लिखा है। फिर मैं बोल रहा हूं बायोलॉजी लैंग्वेज है, तो इसका मतलब क्या है, यहां बस एक ही माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो मैंने बनाया है। जहां एक माइटोकॉन्ड्रिया है या सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, ओ एन लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। और जहां मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया है तो वहां पे ए लग जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसके बारे में डिटेल में जस्ट अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने मल्टीपल सेल ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर देख लिया सेल में, यूकैरियोटिक सेल में। अब यूकैरियोटिक सेल के स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स के बारे में जानते हैं। ऑर्गेनल्स जैसे हम लोग के बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ये सेल का ऑर्गन है, इसलिए इसको अलग नाम दिए गए ऑर्गेनल्स। सबसे इंपॉर्टेंट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग कंपोनेंट्स पे जाएंगे। मैंने बताया था कि किसी भी सेल में तीन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। सबसे बड़ा टॉपिक ऑर्गेनल्स में आपके बुक में और 11th के बुक में भी सेल मेम्ब्रेन ही है। सेल मेम्ब्रेन एक प्रकार का कवरिंग है सेल का, इसे हम लोग कह सकते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी सेल वॉल होता है, पर हम लोग क्यों सेल वॉल को आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं कहते, क्योंकि सेल वॉल सभी चीजों में नहीं पाए जाते हैं, सारे सेल्स में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, पर सेल मेम्ब्रेन सारे सेल्स में पाया जाता है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को हम लोग आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम दिया है। सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल, इसका भी मतलब सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्टेड कंपोनेंट्स को परमिएबल मतलब जाने आने देता है, परमिट करता है, परमिट का मतलब हम लोग सोचते हैं परमिशन दे देता है सिलेक्टेड चीजों को, सभी को नहीं। अब सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन भी कुछ तरह के होते हैं, जैसे फुल्ली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल एंड सेमी परमिएबल। मैं नहीं लिख रहा हूं, फुल्ली परमिएबल मतलब जो पूरी तरह से किसी भी कंपोनेंट्स को आर पार जाने दे, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब वो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को ही जाने देता है और वो चाहे तो उसको नहीं भी जाने दे सकता है। सेमी परमिएबल मतलब सेमी परमिएबल में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के लिए छेद होते हैं या पोर्स होते हैं, वही उसके आर पार जा सकता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो चाह के किसी चीज को रोक नहीं सकता, मतलब अगर CO2 के जाने के लिए उसके पास पोर्स है, तो अगर CO2 की मात्रा उसके अंदर बढ़ गई तो वो नहीं चाह के वो CO2 की मात्रा को कम नहीं कर सकता या उसको बंद नहीं कर सकता उस छेद को, इसलिए वो सेमी परमिएबल। पर फुल्ली परमिएबल क्या होता है, वो किसी भी पार्टिकल को अंदर बाहर जाने दे सकता है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हम लोग का सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, समझिए, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन बना किन चीजों का होता है, तो सेल मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। लिपिड्स में भी फॉस्फोलिपिड का, इसके बारे में आपके बुक में नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं, इट इज मेड अप ऑफ
इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बहुत तरह के हैं इसमें। तो यहां पे हम जान लिए कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो हम लोग का है, सेल मेम्ब्रेन जो हम लोग का है, वो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है। बहुत दिन तक 20th सेंचुरी में हम लोगों को नहीं पता था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तब जाके 20th सेंचुरी में सिंगर एंड निकोलसन, लिख लेना, सिंगर एंड निकोलसन, बुक में नहीं दिया पर लिख लेना। निकोलसन ने फर्स्ट टाइम एक स्ट्रक्चर दिया साइंटिफिक वर्ल्ड को कि सेल मेम्ब्रेन जो है, जिसके बारे में तुम इतने दिन से देख रहे हो माइक्रोस्कोप में भाई लोग, कि तुम सेल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होता है, एक बैरियर होता है जो सेल को कवर किया रहता है, वो दिखता कैसा है, इन्होंने सबसे पहले बताया था। इस मॉडल का नाम इन्होंने दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये जो तुम यहां पे देख रहे हो स्ट्रक्चर, यही है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस स्ट्रक्चर में अब हम लोग आते हैं। सिंगर एंड निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था, खोज नहीं किया था, स्ट्रक्चर बताया था, एक मॉडल दिया था, उस मॉडल को हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लिख लेना जरूर। अब डेट जानते हो, डेट ये 1972 में किया था इन्होंने, 1972 में इन्होंने किया था, मॉडल दिया था। इस मॉडल में देखा इन्होंने कि, इन्होंने बताया कि लिपिड के बाइलेयर्स होते हैं। बाइलेयर का मतलब क्या होता है? सैंडविच लाइक, बाई मतलब दो लेयर्स होते हैं, सैंडविच लाइक एक लेयर होता है, ये ऊपर वाला लेयर, नीचे वाला लेयर, दोनों सैंडविच के रहते हैं। एंड प्रोटीन्स इनके बीच में घुसे रहते हैं और इनके ऊपर घुसे रहते हैं। यहाँ देखो ये जो रेड है, रेड जो यहाँ पे दिख रहा है, यही हम लोग का प्रोटीन है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे। इन्हें भी अलग अलग नाम से जाना जाता है जो आप लोगों को पढ़ना नहीं है। ये स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आप लोगों को। ये लिपिड का बाइलेयर होता है एंड प्रोटीन जो है स्कैटर्ड होता है, मतलब बीच में घुसा रहता है, ऊपर रहता है, इधर उधर स्कैटर्ड रहता है। इसीलिए हम लोग इसको मोज़ेक बोलते हैं, मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। आप लोगों के घर में मोज़ेक टाइल्स लगा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है, एक टाइल्स में सब कुछ स्कैटर्ड होता है, इसलिए उसको हम लोग मोज़ेक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको मोज़ेक बोला गया। अब फ्लूइड शब्द का यूज क्यों किया गया? मैंने पहले भी कहा है, सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड कराता है। फ्लूइडिटी समझ में अगर नहीं आया, फ्लूइडिटी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत फ्लेक्सिबल है ये मेम्ब्रेन, मतलब ये मूव कर सकता है, फैल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बहुत फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसको हम लोग फ्लूइड नेचर वाला एक मॉडल कहते हैं या एक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हो गया हम लोग का सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन, जिसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। इस मॉडल को हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इतना कुछ मुंह से याद नहीं रहेगा, लिखोगे तब याद रहेगा। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया। अब सेल मेम्ब्रेन फंक्शन क्या करता है, काम क्या करता है? एक चीज हम जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन अंदर के कंटेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट प्रोटेक्ट्स the components of cell from outer environment. environment प्रोटेक्ट करता है। तो कोई भी चीज अगर सेल के अंदर आना होगा या सेल के बाहर जाना होगा, तो उन दोनों चीज के
उस चीज को जाने के लिए सबसे पहले एक बॉर्डर पार करना पड़ेगा, एक बैरियर पार करना पड़ेगा, और उस बैरियर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कोई भी चीज आएगी जाएगी कैसे, ये एक मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले गैसेस कैसे आर पार जाते हैं? गैसेस सिंपल डिफ्यूजन से आर पार जाते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसी भी कंपोनेंट का जाना। अगर मान लो एक चैम्बर है, चेम्बर एक, इसके अंदर वैक्यूम है, बाहर बहुत सारी हवा है, एयर है बाहर, अंदर वैक्यूम है। बाहर के रिस्पेक्ट में अंदर एयर की मात्रा बहुत कम होगी, कम होगी ही नहीं, तो होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है, और अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब डिफ्यूजन होगा तो एयर अपने लिए जगह मांगेगा, जगह। तो ये क्या करेगा, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चला जाएगा। ये सब नेचुरल है, इसके लिए कोई भी चीज मतलब एनर्जी की यूज नहीं पड़ती, नेचुरल। तो जैसे ही अगर हम इस वाल्व को खोलेंगे, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चला जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो गैसेस सिंपल डिफ्यूजन के तौर पे अंदर बाहर जाएंगे। सिंपल डिफ्यूजन कौन कौन से गैसेस जाएंगे? तो सबसे मेन गैसेस हम लोग को जो जानना है वो है CO2 एंड O2, मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पहले ऑक्सीजन अंदर आता है, ऑक्सीजन का काम हो जाता है तो CO2 रिलीज होता है। CO2 रिलीज होता है तो अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई, बाहर CO2 की मात्रा कम, तो CO2 अंदर से बाहर चला गया। अंदर से बाहर गया तो अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ गया। ऐसे ही एक साइकिल चलता रहता है सेल के मेम्ब्रेन और सेल के कंपोनेंट्स के बीच। ऐसे सेल के मेम्ब्रेन से होते हुए भी कोई भी गैस आएगा। अब वाटर भी बहुत जरूरी कंपोनेंट है सेल के लाइफ के लिए। तो हम जानते हैं वाटर कैसे आता है। वाटर भी सिंपल डिफ्यूजन से ही आता है अंदर, या अंदर से बाहर जाता है। पर इस वाटर के डिफ्यूजन को हम लोग के बुक में एक टर्म दिया गया है, साइंटिफिक वर्ल्ड में एक टर्म दिया गया है, उसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। कहीं पे भी वाटर मूव कर रहा है तो हम लोग ऑस्मोसिस का टर्म दे सकते हैं किसी मेम्ब्रेन के आर पार जाने के लिए। ये भी वैसा ही है, अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा हुआ, सेल के अंदर कम हुआ, तो सेल क्या करेगा, वाटर को ले लेगा या वाटर सेल के अंदर आ जाएगा। और जब अंदर सेल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम, तो वाटर सारा सेल लूज कर देगा, वाटर बाहर चला जाएगा। यही ऑस्मोसिस पे एक पेज पूरा लंबा दिया हुआ है आप लोग के बुक में, उसमें हम लोग कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशंस आप सब जानते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में कौन कौन से सॉल्यूशंस है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का लेवल ज्यादा होता है, कंपोनेंट्स का या डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस का मात्रा कम होती है, लेवल कम होता है। तब अगर मान लो एक सेल है, इस सेल को हम लोग एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हो क्या रहा है कि पानी का मात्रा बहुत ज्यादा है, कंपोनेंट्स बहुत कम है। सेल के अंदर कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा है, देख रहे हो, ऑर्गेनल्स है, बहुत सारे कंपोनेंट्स भी है, केमिकल्स हैं, और पानी की मात्रा सेल में कम है। तो जैसे हम लोग इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, अंदर पानी की मात्रा कम है, बाहर ज्यादा है, डिफ्यूजन होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सेल पानी ले लेगा और फूल जाएगा। और कभी कभी तो एक ऐसा समय भी आता है कि सेल फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है।
तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर क्वेश्चन आए कि सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे इट विल स्वेल। अब हम लोग के पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जस्ट उल्टा होता है, कंपोनेंट ज्यादा पानी कम। तो बताओ क्या होगा अगर इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मान लें, तब क्या होगा? यहाँ पे कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा है, सेल के अंदर पानी उस हिसाब से ज्यादा है और कंपोनेंट्स कम है। जस्ट उल्टा होगा, सेल के अंदर का पानी लूज कर जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, अंदर से बाहर निकल जाएगा। मेरा मतलब कहने का ये है, सेल श्रिंक कर जाएगा, पिचक जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो क्वेश्चन पूछे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मतलब ज्यादा, टॉनिक मतलब उसके अंदर पाया जाने वाला सबस्टेंस, हाइपो मतलब कम। लैंग्वेज है, मैंने कहा था बायोलॉजी एक लैंग्वेज है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब ज्यादा, हाइपर इट्स मोर। तुम समझ। अब आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा रैंडम सॉल्यूशन जिसका कंपोनेंट्स एंड वाटर लेवल सेल के बराबर है। जितना सेल में कंपोनेंट या वाटर लेवल है उतना ही इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स एंड वाटर लेवल है। तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सेल जैसा है वैसा ही रह जाएगा, नथिंग विल हैपन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नथिंग हैपन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक करेगा, लिख लेना, एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेल करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां पे सेल जो है बस्ट कर जाएगा? मैंने बोला था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बस्ट करेगा, पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बस्ट नहीं करेगा। यहां पे मैं सॉरी बोलता हूं, हाइपोटोनिक में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और वाटर का लेवल ज्यादा होता है, पर यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर में कुछ होता ही नहीं। डिस्टिल्ड वाटर, आई एम सॉरी, डिस्टिल्ड वाटर में कुछ होता ही नहीं, कोई भी कंपोनेंट होता ही नहीं डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड H2O भी हम लोग ले सकते हैं, कोई कंपोनेंट नहीं होता है। तो सेल इतना पानी पी लेगा, इतना पानी पी लेगा, रुकेगा ही नहीं कि वो फट जाएगा, बस्ट कर जाएगा। इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी है जो हम लोग एग के साथ करते हैं, बुक में दिया हुआ है, आप लोग कर सकते हैं। अब ऐसा कौन सा सेल है जो किसी भी सॉल्यूशन में उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो ना फटेगा, श्रिंक करेगा पर फटेगा नहीं। अब हम जानते हैं कि सेल, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, पर एनिमल सेल के पास नहीं होता है। तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे पर देख लेंगे कि एक तरह का दिमाग में मेकअप हो जाए, पता चल जाए कैसा होता है। ये हम लोग का सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। सब जानते हैं कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है। ये जो सेल वॉल है ना, बहुत रिजिड होता है, बहुत रिजिड। इसके बारे में हम लोग जस्ट पढ़ेंगे इसके बाद कि सेल वॉल क्या होता है, कैसा बना होता है। पर अभी हम लोग जान लेते हैं कि सेल वॉल के कारण प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स या कोई भी सेल जिनके पास सेल वॉल है कभी भी बर्स्ट नहीं करेगा। इसका रीजन ये है कि जब भी ऑस्मोसिस इसमें भी होगा, डिफ्यूजन भी इसमें होगा, पर ये बर्स्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर सोचो कि ये फैल रहा है तो ये सारे इक्वल फोर्सेस लगाएंगे सेल वॉल के तरफ। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम सब जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सेम टू सेम अगर ये फोर्स लगा रहा है तो इक्वल फोर्सेस सेल वॉल भी इसके ऊपर लगाएगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा, सेल के साथ कुछ भी नहीं होगा। पर श्रिंक करते समय ये श्रिंक करता है, श्रिंक कर जाता है, तो उस कंडीशन में उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है ना। सेल वॉल है यहाँ पे, उसको फैलने से रोकने के लिए, बस श्रिंक करने के लिए, रोकने के लिए कोई भी नहीं है, तो ये श्रिंक कर जाता है। इस
प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस मतलब सेल का ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर को लूज करना, लूजिंग ऑफ वाटर। लूजिंग ऑफ वाटर को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो ये हो गया, मतलब एक ही ऐसा सेल है, एक ही तरह के सेल है, वो है एनिमल सेल्स, जो हाइपरटोनिक, जो डिस्टिल वाटर में बर्स्ट कर जाता है और स्वेलिंग भी दिखाता है। कंपोनेंट सेम है, पर सेल वॉल के कारण हम लोग को बचा देता है, सेल प्लांट सेल को फटने से बचा देता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल क्या है? सेल मेम्ब्रेन हम सब जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बिना कोई सेल पूरा नहीं हो सकता, पर सेल वॉल के बिना हो सकता है। सेल वॉल भी एक मेम्ब्रेन है या बैरियर है। ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सभी सेल्स में नहीं होता है, सिर्फ प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स एंड प्रोटिस्टास में सेल वॉल पाया जाता है, एंड फंगस में भी सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल एक एडिशनल मेम्ब्रेन है, एडिशनल रिजिड मेम्ब्रेन है। रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग टफ मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ, किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन सारे सेल के एक जैसे होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो फंगल सेल हो या प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सभी में सेल मेम्ब्रेन एक ही कंपोनेंट से बना होता है, वो है लिपिड एंड प्रोटीन। पर सेल वॉल में एक्सेप्शन है, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, फंगस का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? फंगस में देख लेते हैं, सेल वॉल काइटिन का बना होता है। काइटिन भी एक केमिकल है जो स्ट्रॉन्ग है, उसका बना होता है। और प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, लिख लेना। पेप्टिडोग्लाइकेन का सेल वॉल बना होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो ये गाइस, ये एक्सेप्शंस है। आपके जो क्लास है, क्लास 9 में, उसमें बस सेलुलोज के बारे में दिया है कि प्लांट की सेल वॉल जो होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, पर ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस भी हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैंने आपको लिखा है, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेल वॉल इन चीजों का बना होता है। सेल वॉल का बेसिक फंक्शन यही है कि वो प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। अब एक बहुत जरूरी पॉइंट, प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों होता है एंड एनिमल सेल में क्यों नहीं होता है? प्लांट सेल में सेल वॉल इसीलिए होता है क्योंकि प्लांट सेल मूव नहीं करते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते हैं। ये पॉइंट समझने वाला बात है, प्लांट सेल मूव नहीं करते। हम लोग को अगर कोई खतरा दिखेगा तो हम मूव करके उस खतरे से दूर भाग सकते हैं, पर प्लांट्स नहीं भाग सकते। इसीलिए भगवान के द्वारा या इवोल्यूशन के द्वारा उनमें सेल वॉल एक एडिशनल मेम्ब्रेन, रिजिड मेम्ब्रेन बन गया है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है इंजरीज से, मैकेनिकल इंजरीज से या किसी भी तरह के इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करता है।
ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, ये समझने वाला पॉइंट था, ये लिखने वाला पॉइंट नहीं था। प्लांट सेल मूव नहीं करते, इसीलिए प्लांट्स मूव नहीं करते, इसीलिए उनके पास सेल वॉल होता है, एडिशनल सेल वॉल होता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम लोग ने 2 ऑर्गेनल्स को कंप्लीट कर लिया है, थोड़े और बाकी हैं, पेशेंस रखिएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा।